Assalamu alaikum, students. Welcome to my class. It has been a long time since uh, we were in a class together. Anyways, and now we are studying our fourth chapter in research methodology, part one, and this is sampling techniques. जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं रिसर्च रिलेटेड हम वो पढ़ चुके हैं. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इम्पोर्टेंट वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स पर. लेकिन सैम्पलिंग टेक्निक समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सैम्पल होता क्या है. इस वक्त आपको स्क्रीन पर ये जो नज़र आ रहा है आपके पास पॉपुलेशन है और सैम्पल है. आप जैसे कि इस तस्वीर में साफ जाहिर है कि पॉपुलेशन हमारे पास जो भी हम जो भी लोग हम स्टडी करना चाह रहे होते हैं अपने रिसर्च में, वो सारे के सारे लोग एज सच हमारी पॉपुलेशन कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि क्वेटा में लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा कितना है. लेट्स सपोज आप कहते हैं कि क्वेटा में जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर किस हद तक इमोशनल स्टेबिलिटी पाई जाती है. तो जो क्वेटा की पॉपुलेशन होगी दैट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ योर स्टडी. जब उसमें से हम सैंपल लेते हैं तो हम चंद लोगों को जो है ना उसमें से सिलेक्ट करके उन पर स्टडी कंडक्ट करते हैं. हम सारे के सारे क्वेटा के लोगों पर स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान को ओवरऑल कोई ऐसी स्टडी आप करना चाहते हैं जिसके नतीजे में आप जनरलाइजेशन ये देंगे कि पाकिस्तान के लोग ये करते हैं, पाकिस्तान के लोग ये चीज़ पसंद करते हैं, पाकिस्तान के लोग ये चीज़ नापसंद करते हैं. लेट्स सपोज आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे फेमस ब्रांड कौन सा है, तो आप जब लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा. लेकिन जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे मशहूर ब्रांड या सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड कौन सा, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की इंटायर पॉपुलेशन होगी. ठीक. अच्छा, अब जाहिर बात है अब पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन को तो मतलब सब लोगों से तो नहीं पूछ सकते कि आप कश्मीर से लेकर कराची तक सारे के सारे लोगों से पूछें कि भी आप लोगों को कौन सा ब्रांड पसंद है, या आप क्या चीज़ नापसंद करते हैं और आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, या आपके अंदर डायबिटीज़ कितना है, मतलब कितने लोग डायबिटिक हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि उनके अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट कितना है, या आप उनका इंटेलिजेंस मेजर करना चाहते हैं. तो जब आप सब लोगों को नहीं असेस कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं. इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है कि अगर आप किसी का ब्लड ग्रुप चेक करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप उसकी बॉडी में से सारा का सारा ब्लड नहीं निकाल लेते. ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप निकाल कर थोड़ा सा ब्लड एक्सट्रैक्ट करके और उसको टेस्ट करते, तो वो हमारे पास सैंपल होता है. इसकी मिसाल यूं भी है कि अगर आप खाने में ये देखना चाहते हैं कि नमक कितना है, तो आप सारा का सारा खाना नहीं खा जाएंगे. आप थोड़ा-सा 1 चम्मच खाना खाएँगे और आपको पता चलेगा कि उसमें नमक की मिकदार कितनी है. क्योंकि हम ये समझते हैं कि नमक, ब्लड ग्रुप, ब्लड सेल्स और इसी तरह लोगों की नापसंद या पसंद यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ठीक है ना? ये सारी चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पाई जाती हैं. जैसे कि हमें स्टैटिस्टिकली नॉर्मल कर्व नज़र आता है, इसी तरह से हमारे पास नॉर्मली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं पॉपुलेशन में. सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स or a subset of population to make statistical inferences from them and estimate characteristics of the whole population. यानी कि हम थोड़ी सी मिकदार में लोगों को लेते हैं और फिर हम ये एस्टिमेट करते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, ये क्या सोचते हैं, या जो है ना हम जनरलाइज करते हैं अपनी बात को. यानी कि जो रिजल्ट्स या जो फाइंडिंग्स उस सैंपल से आई होती हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद हम वही रिजल्ट्स और वही फाइंडिंग्स लेकर ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग यही समझते होंगे, यही सोचते होंगे, या उनके अंदर यही ट्रेड्स एग्जिस्ट करती होंगी, या इस मिकदार में एग्जिस्ट करती होंगी, इस परसेंटेज में एग्जिस्ट करती होंगी. अच्छा जी. अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, हम किस तरह से सैम्पल एक्वायर करते हैं. सैम्पलिंग के लिए जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं, और हर एक टेक्निक के कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं, और हर एक टेक्निक की खसूसियत है विच इज़ यूनिक. ठीक. और जब आप एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, just like a scientific research needs to be accurate and a scientific research needs to be sophisticated, सैम्पलिंग टेक्निक को भी इसी तरह से sophisticated होना लाजमी है, अदरवाइज हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो जनरलाइजेबल नहीं रहते. ठीक. अब हमारे पास दो तरह की बड़ी बड़ी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं. पहली है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. जो आपको नीचे नजर आ रही है ये इनकी सब टाइप्स हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है
उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग आता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पस सेफ सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप इस तरह से सैम्पलिंग करें कि हर इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन का हिस्सा है उसके पास इक्वल चांस हो आपकी स्टडी में इंक्लूड होने का। प्रोबेबिलिटी का आमतौर पर मतलब होता है चांस। ठीक, जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो जितने इंडिविजुअल्स हमारे जो है पॉपुलेशन में पाए जाते हैं उन सब के पास इक्वल चांस होता है हमारी स्टडी का हिस्सा बनने का। वो चांस हम उन्हें दे रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यूं समझ लें कि अगर आप एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या व्हाटएवर, कोई सर्वे है या जो भी, जब आप सैम्पलिंग करेंगे जितने इंडिविजुअल आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे सबके पास ये चांस होगा कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके। इन अदर वर्ड्स, आप बायस्ड होके अपना सैंपल रिक्रूट नहीं करेंगे, बल्कि आप अनबायस्डली सभी लोगों को ये चांस देंगे कि वो आपके सैंपल का हिस्सा बने। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का आसान सा मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा हैं उन सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें बेस्ट चांस देता है एक ऐसा सैंपल क्रिएट करने का विच इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जरिए कोई भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करके सैंपल रिक्रूट करते हैं तो वो हमें ये बेस्ट चांस देता है, या अब जो समझ लें वो बेस्ट तरीका होता है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाने का। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब होता है कोई ऐसा सैंपल जिसमें जो ट्रेड्स हो बाकी पॉपुलेशन में भी वही ट्रेड्स वैसे पाए जाएं या उस मिकदार में पाए जाएं, ठीक है। या हमें ये समझ में आए कि अगर हम उस सैंपल को स्टडी कर लें तो हमें बाकी जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएं करेक्टली, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार हमने जो सैंपल लिया होता है उसको हमने केयरफुली सिलेक्ट नहीं किया होता, जिसकी वजह से जो फाइंडिंग्स आती हैं वो जनरलाइजेबल नहीं होती। जनरलाइजेबल का मतलब है ये सेम बात आप पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं कह सकते, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जरिए जब भी हम अपनी स्टडी कंडक्ट करेंगे या अपनी सैम्पलिंग टेक्निक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिलेंगे तो इट गिव्स अस बेटर चांस टू क्रिएट जनरलाइजेबल रिजल्ट्स या फिर टू रिक्रूट अ सैंपल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। पहली चीज जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पाई जाती है, या पहला जो टेक्निक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल जो है जिसे हम सेलेक्ट करेंगे वो इंटायरली चांस बेस पे हो, ठीक है ना, और सभी के पास इक्वल चांस हो सिलेक्शन का। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की सादा सी मिसाल ये है कि आप अगर सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास एक पॉपुलेशन है पर्टिकुलर और आप उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं और आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का तरीका इस्तेमाल किया, तो उसके लिए आपको सिंपली जितने भी लोग आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे सब लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। लेट सपोज आप एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे है, जो आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसके सारे स्टूडेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, उनके नेम्स की लिस्ट आपके पास होती है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी के किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से जैसे कि स्टूडेंट अफेयर वगैरह से मिल जाती है। वो जो पूरी लिस्ट होती है उसको आप लॉटरी मेथड के जरिए आप उसमें से रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप ये लेट्स सपोज आपने जो है ना एक बड़ा सा बॉल लिया, ठीक, सब लोगों के नाम एक एक पेज पे लिख के पेज को फोल्ड करके उसमें डाल दिए और उसके बाद उनमें से रैंडमली आपने लोगों को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो सारा मिक्स करने के बाद उसमें से आपने रैंडमली पेपर्स या चिट्स उठाए और उनके उन पे जो नेम्स और डिपार्टमेंट्स लिखे हुए थे, फॉर एग्जांपल रोजीना इज अ स्टूडेंट एंड शी बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, और आपने कहा कि अच्छा दिस गर्ल इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय सैंपल, दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाउ एवरी इंडिविजुअल हु इज अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सो ये जो आपने नाम सेलेक्ट किया है दैट इज प्योरली बाय चांस, इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसमें किसी और कोई बायस शामिल नहीं था, सो दिस वाज सिंपली बाय चांस। So this is what we call simple random sampling. The next is
Systematic random sampling. Systematic random sampling is defined as a probability sampling method where the researcher chooses elements from a target population by selecting a random starting point and selects sample members after a fixed sampling interval. सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, होती रैंडम सैम्पलिंग ही है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, लेकिन हम इसको ज़रा सिस्टमैटिक कर देते हैं। हम करते ये हैं कि हमारे पास फिर से सबके सारे नेम्स की लिस्ट होती है, ठीक, लेकिन हम उसमें से हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी है 4000। अब हम कहते हैं कि हम अपने स्टडी में 1000 लोगों को शामिल करेंगे। हम करते ही हैं कि हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास फिगर आता है उसके डिफरेंस से इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास फिगर आया है 4, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स है उसमें से आप हर 4th इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। दैट वुड बी आवर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब आप देखें फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन नजर आ रही है, आपके पास 10 इंडिविजुअल्स हैं और इस केस में आपके पास जो फिगर आया है दैट इज 2, तो आप हर दूसरे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। अब हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हमें ये कैसे पता चलता है कि हम एवरी 4th इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, एवरी 2nd इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, हम कैसे करेंगे? तो हम ये करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन में जितने लोग होते हैं, लेट्स सपोज वी हैव 10,000 पीपल, लेट्स सपोज वी हैव 4,000 पीपल and we want to our sample to be of let's suppose we want our sample to be 1000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे और उसका आंसर हम देखेंगे दैट इज 4, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हर 4th इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से मतलब जब हम आखिर तक अब जब हम लास्ट इंडिविजुअल तक पहुंचते तो हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स मौजूद होंगे। Next is stratified random sampling. Stratified random sampling is a type of sampling where we divide the population into subgroups called strata based on different traits like gender, category, etc. And then we select the samples from these subgroups. We use this type of sampling when we want representation from all the subgroups of the population. Stratified random sampling की एक important consideration ये होती है कि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होती है लेकिन हम उसमें सब ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब ग्रुप्स किस चीज़ पे बेस करते हैं, ट्रेड्स पे। वो ट्रेड्स या वो कैटेगरीज जो हमारी इंटरेस्ट की होती है, यानी जिनको हमने कंसिडर करना होता है, वो ही चीज़ें कैटेगराइज करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप जेंडर बेस्ड स्ट्रेटा बनाना चाहते हैं, अगर आपकी स्टडी इस तरह की है कि आपको जेंडर बेस्ड स्ट्रेटास चाहिए तो आप जेंडर बेस्ड कैटेगरीज बनाते हैं। अदरवाइज अगर आप एज बेस्ड बनाना चाहते हैं और आपकी स्टडी ऐसी है जिसमें आपको एज बेस्ड स्ट्रेटास चाहिए तो आप उस तरह से उसको कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज आप एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आप ये देखना चाहते हैं कि यंग अडल्ट्स की मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, मेच्योर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी याददाश्त की मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस पर्पस के लिए लेट्स सपोज अगर आपने आपने अपने सैंपल आइडेंटिफाई कर दिए, पहले आपने ये बता दी कि आपकी पॉपुलेशन जो होगी आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के ही लोग होंगे, तो उसमें जाहिर बात है आपके पास 20 से अबव, ठीक है, 20 अबव बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का एडमिशन होता है वो 20 एंड अबव होते हैं। अब आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है ऐसा जो करेक्टली ये बता सके किस एज ग्रुप के लोगों में मेमोरी जो है ना उनकी कितनी थी, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि आप ये देख लें कि यूनिवर्सिटी में किस परसेंटेज में आपके पास यंग एडल्ट्स मौजूद है और किस परसेंटेज में ज़रा मेच्योर एज या 30 अबव इंडिविजुअल्स मौजूद है। फिर आप उसी हिसाब से उसी परसेंटेज में अपना सैंपल डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर आपके पास यूनिवर्सिटी में 80% लोग जो हैं वो 20s में हैं, ठीक है, तो आप 80% जो है ना स्टूडेंट्स ऐसे लेंगे जो कि यंग एडल्ट्स होंगे, ठीक, और वो आपका सैंपल होगा। और उसके बाद 20% ऐसे लेंगे जो आपके पास ओल्डर इंडिविजुअल्स होंगे। इसकी एक मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं, लेट्स सपोज आप वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि लेट्स सपोज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कितने लोग ऐसे हैं ओवरऑल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मौजूद लोगों का फेमिनिज्म के बारे में, वुमेन्स राइट्स के बारे में क्या ख्याल है। उनके पास
कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेल हैं और कितने ऐसे हैं कि फीमेल्स हैं। आपने दो स्ट्रेटास बना लिए, मेल स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेटा मेल स्टूडेंट्स का और एक स्ट्रेटा फीमेल स्टूडेंट्स का है। मेल्स के जो ओपिनियंस हैं फेमिनिज्म के बारे में या वुमेन्स राइट्स के बारे में वो अलग होंगे, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके अलग होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उनकी परसेंटेज के हिसाब से आप अपने सैंपल की परसेंटेज जो है ना उनके साथ बराबर कर लेंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 60% मेल्स हैं और 40% फीमेल्स हैं, तो आप अपने सैंपल में भी 60% मेल्स रखेंगे और 40% फीमेल्स रखेंगे। आप यूं नहीं करेंगे कि जी आपने 80% तो मेल से पूछ लिया और 20% आपने फीमेल्स का ओपिनियन ले लिया, तो ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा आपकी पॉपुलेशन के लिए। तो यूं करने से, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करने से आप अपना, आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं दे आर मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब आप देखें, ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आपके पास जो है ना स्ट्रेटास बनाए गए हैं। ठीक है, पहले आपके पास एक मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, उसके बाद उसके स्ट्रेटास बना दिए गए, और स्ट्रेटिफाइड सैंपल में से जो मतलब उसका जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल बना, हर एक में से एक एक इंडिविजुअल को लिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी एग्जाम्पल में तो आपने कुछ और बताया था और यहाँ पे आपने एक एक इंडिविजुअल लिया, वो इसलिए क्योंकि ये इक्वली स्ट्रेट मतलब जब आपने स्ट्रेटास बनाए हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेटास ऐसे होते कि एक स्ट्रेटा में 6 आपके पास इन एलिमेंट्स होते और एक स्ट्रेटा में आपके पास 3 एलिमेंट्स होते, तो जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं उसमें से आप 2 ले लेते और जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं उसमें से आप एक ले लेते। ठीक है, तो आप यूं देखते हैं कि प्रोपोर्शनेट आपके पास इंडिविजुअल्स होने चाहिए। आई होप दैट क्लैरिफाइज द कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक है, विच इज द लास्ट सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो है क्लस्टर सैम्पलिंग. In clustered sample, subgroups of population are used as sampling units rather than individuals. The population is divided into subgroups known as clusters, which are randomly selected to be included in the study. Clusters are usually already defined. For example, towns could be included as clusters. हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या कर लेते हैं कि हम इंडिविजुअल्स को नहीं इस्तेमाल करते, हम पॉपुलेशन में जो सब सैम्पलिंग यूनिट्स ऑलरेडी या सब यूनिट्स बने होते हैं हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप ये देखना चाहते हैं कि एशिया में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चेक करना चाहते हैं एशिया में। अब एशिया एक बहुत बड़ा इलाका है, आप उसमें सैम्पलिंग कैसे करेंगे? इस पर्पस के लिए क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। क्लस्टर्स ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि आप जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से जगहों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर आप एशिया में एक स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एशियंस और ओवरऑल द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो उसमें आप कह देते हैं कि पाकिस्तान इज अ क्लस्टर। ठीक है, इंडिया इज अ क्लस्टर, अफगानिस्तान इज अ क्लस्टर, चाइना इज अ क्लस्टर। ठीक है, ये बड़े बड़े क्लस्टर्स आपके पास मौजूद होते हैं और उसमें से आप सैम्पलिंग करते हैं। ठीक, इसमें से जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो आप जो है ना आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनेगा। ठीक, आप यूं भी समझ लें कि लेट्स सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आपने उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स बना लिए और वो इतने बहुत सारे क्लस्टर्स में से लोगों को लेकर स्टडी करना बहुत मुश्किल था, तो आपने उनमें से एक क्लस्टर ले लिया। ठीक, पहले हम यूं कर रहे थे ना कि हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें से हम चंद लोगों को ले रहे थे एज अ सैंपल। अब हमारे पास बहुत सारे क्लस्टर्स हैं और उनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनमें से एक को ले रहे हैं एज अ सैंपल। ठीक, लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे टाउन्स हैं, ठीक है, एक सिटी में, और आप सारे के सारे टाउन्स को स्टडी नहीं कर सकते, तो आप एक पर्टिकुलर टाउन को स्टडी कर रहे हैं, दैट यू आर कंसिडरिंग दैट एज अ सैंपल। ऑफ कोर्स वी डू नॉट यूज वन क्लस्टर, we use multiple clusters, but those multiple clusters become then later on become our sample. ठीक है, और उसको हम as a sample consider कर रहे हैं। So this was basically all about probability sampling techniques. I hope that it was clarified and it was simple enough for you to understand. If there is anything that you do not understand, or if there is anything that you want further clarification upon, please let me know in the comment section. You can also contact me on my email ID, which I will link down. And inshallah, we are going to study
non-probability techniques in the next lecture. Until then, good luck and Allah Hafiz.